दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड राउंडअप चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया था। आज के इस वीडियो में हम इस बजट के मुख्य प्रावधानों और घोषणाओं पर विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। वीडियो में विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए आवंटित राशि की भी सटीक जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जो लोक सेवा आयोग सहित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अहम साबित होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप कर ना देखें, क्योंकि ये आपके लिए जानकारी का सागर है। तो चलिए बिना किसी देर के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। बजट पर विस्तार से चर्चा से पहले आइए देखते हैं केंद्रीय बजट किसे कहा जाता है। केंद्रीय बजट मुख्य रूप से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा होता है। बजट एक व्यापक वित्तीय योजना के रूप में भी काम करता है, जो सरकार को आर्थिक रणनीति बनाने और योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का रोड मैप प्रदान करता है। संविधान के आर्टिकल 112 में बजट संबंधी प्रावधान किया गया है। ये नोट करें कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत मशहूर तेलुगु कवि और नाटककार गुरजाता अप्पाराव के कथन "कोई देश केवल उसकी मट्टी से नहीं, बल्कि देश उसके लोगों से है" को कोट करते हुए की। उन्होंने इस कोट के तहत विकसित भारत के लिए 6 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया, जो निम्न हैं। इसमें पहला है गरीबी से मुक्ति, दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, तीसरा है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच, चौथा है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, चौथा है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, और छठा है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। लोक सेवा आयोग और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये कोट काफी महत्वपूर्ण है। इसे आप याद रखेंगे। ये आपकी पीटी, मेंस या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। वित्त मंत्री जब आम बजट पेश करने संसद पहुंची तो उन्होंने मधुबनी पेंटिंग की मशहूर चित्रकार पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा तैयार बिहार की मशहूर मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। दुलारी देवी ने उन्हें यह साड़ी तोहफे में दी थी। भागलपुरी सिल्क पर बनी इस साड़ी में मिथिला की कचनी स्टाइल का इस्तेमाल किया गया। कचनी स्टाइल में लकीरों का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट विकास में तेजी लाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालने, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरने और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखेगा। 2025-26 के बजट में पहली बार 50,65,345 करोड़ रुपए का आम बजट पेश किया गया है, जो 2024-25 के बजट से 7.4% अधिक है। बजट में कुल राजस्व प्राप्ति का अनुमान 34,20,409 करोड़ रुपए रखा गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11,21,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का 3.1% है। कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो फंड है जिसमें कंपनियां अपनी पूंजीगत परिसंपत्तियों जैसे भवन, मशीनरी, कार्यालय उपकरण और वाहनों को खरीदने या अपग्रेड करने में खर्च करती हैं। आइए एक नजर डालते हैं सरकार की आमदनी और खर्च पर। सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति यानी रुपया कहाँ से आता है, इसे इस ग्राफ में देखा जा सकता है। इसमें पहला है उधारी, यानी सरकार ने जो लोन लिया है, जो कुल 24% होता है। इसके बाद दूसरा सोर्स है आयकर यानी इनकम टैक्स, जो 22% बनता है। वही वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को 18% राजस्व की प्राप्ति होती है। वहीं निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार को 17% राजस्व की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सरकार को 9% राजस्व गैर कर प्राप्तियों, 5% केंद्रीय उत्पाद शुल्क, 4% सीमा शुल्क और 1% गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से मिलता है।
ये देखते हैं सरकार का सबसे अधिक व्यय यानी रुपया कहाँ खर्च होता है। इसमें पहला है टैक्स और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी जो लगभग 22% है। इसके अलावा सरकार ने जो लोन लिया है उस पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, वो दूसरे नंबर पर आता है। इसमें 20% की राशि खर्च होती है। तीसरा है केंद्रीय क्षेत्र योजना, इसके लिए 16% की रकम खर्च की जाती है। वहीं चौथे नंबर पर रक्षा है जिसमें 8% की रकम खर्च की जाती है। इसके अलावा सरकार 8% वित्त आयोग और अन्य स्थानांतरण, 8% केंद्रीय योजना, 6% सब्सिडी, 4% पेंशन और 8% अन्य मदों में खर्च करती है। 2025-26 के बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इसमें पहला है कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना। दूसरा है ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। तीसरा है समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना। चौथा है भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को आगे ले जाना। पांचवा है एमएसएमई को सहायता देना। छठा है रोजगार से विकास को समर्थ बनाना। सातवां है जनता अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना। आठवां है ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना। नौवां है निर्यात को बढ़ावा देना और 10वां है नवाचार को पोषित करना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत की यात्रा के लिए 4 प्रमुख इंजनों का अपने बजट में उल्लेख किया, जिसमें पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है निवेश और चौथा है निर्यात यानी एक्सपोर्ट। आइए इन 4 प्रमुख इंजनों को बारी-बारी से देखते हैं। इसमें पहला है कृषि। बजट में राज्यों की भागीदारी के साथ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना से 1 करोड़ 70 लाख किसानों को मदद मिलेगी। सरकार ने तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की घोषणा भी की है। मखाना का उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा बजट में की गई है। ये नोट करें कि देश का 90% मखाना बिहार में पैदा किया जाता है। बिहार में विशेष रूप से उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में मखाना की खेती की जाती है। इसमें मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज जिले शामिल हैं। राज्य में मखाना का बाजार कुल 550 करोड़ रुपए का है। मखाना का निर्यात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और इंग्लैंड आदि देशों में किया जाता है। मखाने को फॉक्सनट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। इससे 7 करोड़ 70 लाख किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों को लाभ होगा। बजट में राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, बीजों में कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और ग्लोबल वार्मिंग के बावजूद उच्च फसल उत्पादन क्षमता को बनाए रखना है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए दूसरे जीन बैंक की स्थापना की घोषणा भी बजट में की गई है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से लगातार मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। यह नोट करें कि भारत मछली के उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ रुपए है। कपास की खेती की उत्पादकता में सुधार के लिए 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन में कपास की अधिक लंबी रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया कारखाना स्थापित किया जाएगा। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के 1.5 लाख डाकघरों में भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खाता धारकों की संख्या बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय डाक को एक विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा। ये संगठन विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, समय सहायता समूहों, एमएसएमईज और बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आइए विकसित भारत के दूसरे प्रमुख इंजन एमएसएमई पर नजर डालते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले 1 करोड़ से अधिक के पंजीकृत एमएसएमई अपने बेहतर उत्पादों के साथ
हमारे निर्यात में 45% का योगदान कर रहे हैं। एमएसएमई को और अधिक व्यापक बनाने के लिए सभी एमएसएमई के वर्गीकरण की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन बदलावों से एमएसएमई योजनाओं, सब्सिडी और लोन की सुविधाओं का लाभ ज्यादा कारोबारियों को मिल सकेगा। आइए देखते हैं एमएसएमई में निवेश और टर्नओवर की सीमा में क्या बदलाव किया गया है। पहले 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले संस्थान माइक्रो एंटरप्राइज के अंतर्गत आते थे, जिसके निवेश की सीमा वर्तमान में बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए और टर्नओवर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं पहले 10 करोड़ रुपए के निवेश और 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले संस्थान को स्मॉल एंटरप्राइज के अंतर्गत गिना जाता था। अब इसकी निवेश सीमा बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं पहले 50 करोड़ रुपए के निवेश और 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले संस्थान को मीडियम एंटरप्राइज के अंतर्गत गिना जाता था। वर्तमान में इसकी निवेश सीमा को बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए और टर्नओवर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने पहली बार अपना कारोबार शुरू करने वाली एससी और एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा की। इसके तहत अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण यानी टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों में फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू किया जाएगा। इस योजना से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1 लाख 10 करोड़ से अधिक निर्यात की उम्मीद है। बजट में भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले, अनूठे, नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौना बनाने की घोषणा की गई है। अब आइए विकसित भारत के तीसरे इंजन निवेश पर नजर डालते हैं। बजट में अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की गई है। मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए के कुल लागत से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से संबंधी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू किए गए 5 आईआईटी में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा शुरू की जाएगी। वर्ष 2025-26 में ऐसे 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट में गिग कामगारों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। इनके लिए पहचान पत्र और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों को सहायता मिलेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि शॉपिंग, फूड ऐप डिलीवरी वर्कर्स और इसी तरह के समान काम करने वाले गिग वर्कर्स से कहे जाते हैं। बजट में 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव भी किया गया है। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को लाने ले जाने के लिए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम की घोषणा की गई है। देश के शीर्ष 50 पर्यटक स्थलों को राज्य की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक के पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। विकसित भारत का चौथा इंजन निर्यात है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट की स्थापना की जाएगी। इसके जरिए आसानी से व्यापार से जुड़े दस्तावेज जमा किए जा सकेंगे और उनका सत्यापन भी हो सकेगा। उच्च मूल्य के जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज को अपग्रेड करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं बजट में नई कर व्यवस्था का क्या प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर शून्य टैक्स की घोषणा की है। पहले ये सीमा 7 लाख रुपए थी। वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों को सालाना 12,75,000 रुपए की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। नया टैक्स स्लैब नीचे ग्राफ में दिया गया है। पहले 3 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं था, जिसे बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक कर दिया गया है। वहीं 4 लाख 1 से 8 लाख रुपए तक आय पर 5%
8,01,000 से 12 लाख रुपए तक आय पर 10%, 12,01,000 से 16 लाख रुपए तक के 15%, 16,01,000 से 20 लाख रुपए तक के 20%, 20,01,000 से 24 लाख रुपए तक के 25% और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% आयकर देना होगा। दोस्तों, जैसा कि शुरू में बताया गया कि 12 लाख रुपए तक सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यह सीमा स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12,75,000 रुपये बनती है। लेकिन यह कन्फ्यूजन ये है कि जब आपको 12 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं है, तो फिर 4 से 8 लाख की आय पर 5% और 8 से 12 लाख की आय पर 10% का टैक्स स्लैब क्यों रखा गया है? आखिर टैक्स देने वाले इसका हिसाब किताब कैसे करें? आइए इसे आसानी से समझते हैं। देखिए, जैसे ही आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक होती है, तो बजट में नए आयकर स्लैब के तहत ही आपको टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी की सालाना आय 14 लाख या 15 लाख रुपए है, तो उसे 12 लाख रुपए की छूट के बाद केवल 2 लाख या 3 लाख रुपए पर ही टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि ऐसे लोगों को पूरे टैक्स स्लैब के अनुसार आयकर अदा करना होगा। अगर किसी नौकरी पेशा की सालाना आय 15 लाख रुपए है, तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद उसकी आय 14,25,000 रुपए हो जाएगी। इस आय पर कितना आयकर देना होगा, इस चार्ट की मदद से हम समझ सकते हैं। 0 से 4 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की दर 0 है, इस पर कोई आयकर नहीं देना होगा। वहीं 4,01,000 से 8 लाख रुपए तक की आय सीमा पर 5% टैक्स की दर से 20,000 रुपए आयकर बनेगा। 8,01,000 से 12 लाख रुपए की आय सीमा पर 10% टैक्स की दर से 40,000 रुपए आयकर की राशि बनेगी। वहीं 12,01,000 से 16 लाख रुपए तक की आय सीमा पर 15% टैक्स की दर से 33,750 रुपए आयकर की राशि बनेगी। वहीं हेल्थ और एजुकेशन पर 4% टैक्स की दर से 3,750 रुपए आयकर की राशि देनी होगी। इस तरह 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद कुल 97,500 रुपए आयकर के रूप में अदा करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध रहेगी। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। वहीं किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई है। इससे टीडीएस लेन देन की संख्या में कमी आएगी और कम भुगतान वाले छोटे करदाता को फायदा होगा। छोटे धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं की पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया। आइए देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में क्या प्रावधान किए गए हैं। औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को सरल बनाने के लिए बजट में 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। इंपोर्टेड मेडिसिन पर छूट देते हुए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योगों की लागत घटाने के लिए कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, लेड, जिंक सहित 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूरी तरह से छूट दे दी है। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी लाने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं 2025-26 के बजट में सबसे अधिक बजट आवंटन वाले 10 मंत्रालय कौन-कौन से हैं। इसमें पहला है रक्षा मंत्रालय, जिसे बजट में 6,81,210 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट के मुकाबले 9.5% अधिक है। वहीं दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है, जिसे बजट में 2,87,333 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 2.1% अधिक है। वही रेल मंत्रालय को 2,55,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट के लगभग बराबर ही है। वहीं चौथे नंबर पर गृह मंत्रालय है, जिससे बजट में 2,33,210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट की तुलना में इसमें 14,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं पांचवें नंबर पर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2,15,767 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2,000 करोड़ रुपए अधिक हैं। छठे नंबर पर ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय है, जिसे
1,87,754 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 6% अधिक है। 7वें नंबर पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, जिसे 1,61,965 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 8वें नंबर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग है, जिसे बजट में 1,27,290 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4% अधिक है। वहीं 9वें नंबर पर शिक्षा मंत्रालय है, इससे बजट में 1,28,650 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% अधिक है। वहीं 10वें नंबर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, जिसे बजट में 99,858 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। आइए देखते हैं 2025-26 के बजट में प्रमुख योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। इसमें पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके लिए 2,03,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 1,70,266 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 54,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मेट्रो परियोजनाओं के लिए 31,239 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 19,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 12,242 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 9,406 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली तमाम अहम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। बजट से जुड़ी कोई अन्य जानकारी आप जानना चाहते हैं तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार जानकारी के साथ। नमस्कार।